Well, we will Bismillahirrahmanirrahim. We will continue with the same topic, how to write research objectives with new titles and further discussion. तो ये देखें एक और जो टॉपिक है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये देखें पिछला जो टॉपिक था जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया वो ये था, बड़ा लिमिटेड सा इसका स्कोप था, एक तो पाकिस्तान तक और दूसरा सिर्फ इंटीग्रेशन तक था। अब ये इस स्टडी का स्कोप ज्यादा बड़ा है, तो जाहिर है कि ये मास्टर्स लेवल पे, एमएस लेवल पे, इवन पीएचडी लेवल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी उसी तरह उसके स्कोप के मुताबिक होंगे। तो ये है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, डायनामिक एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड इस्लामिक कंट्रीज। तो एक तो ये पाकिस्तान की बजाय अब ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज, उनका नंबर वन डायनामिक एनालिसिस, इनके दरमियान इंटीग्रेशन, कैसे एक कंट्री में कुछ चेंजेस आती हैं तो वो दूसरे कंट्री को इफेक्ट करती हैं। इस सेंस में ये जो है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडीइंग यूएई, पाकिस्तान, कुवैत, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में, तो इफ सर्टेन चेंजेस अकर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल सेक्टर, तो उस फाइनेंशियल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ से पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कोई असर होता है या नहीं होता है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है वो बाकी इस्लामिक कंट्रीज में होता है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है स्टडी का। तो इसके आप ये देखें, इसको सामने रखें इस टाइटल को, और रिसर्च गैप को हम जरा थोड़ा सा इसको डिले करते हैं। तो अब आप डायरेक्टली इसके ऑब्जेक्टिव्स पे जाएं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी बाद में, ये रिसर्च इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो इस स्टडी में हम क्या करने जा रहे हैं, आप टाइटल को ध्यान में रखें, ये इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ, ये अब मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको जरा करीब कर देता हूं। ये रिसर्च क्वेश्चन को भी, बल्कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव को भी, ये कंट्रोल एक्स हम कर देते हैं। अच्छा ये देखिए, ये टॉपिक है और इस टॉपिक को सामने रख के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो जरा इसको गो थ्रू करें, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। टू फाइंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ, और नहीं ये मेरा ख्याल है उसी स्टडी की गलती से आ गई, नहीं। To find interdependence of economic growth and financial sector development in Pakistan from the Islamic countries, इसमें एक चीज मिसिंग है। अच्छा आगे देखें, to check whether the relationship defined as the first objective is consistent in the long run, चले ये वही हो गया। लेकिन आगे देखें, to empirically test as to how far the economic growth and development of Pakistan economy is affected by financial development of Pakistan and financial sector volatility of Bangladesh, Kuwait, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Turkey, Qatar। एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई 8-9 कंट्रीज का यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है। यानी स्टडी का एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव जो है वो, पहले तो ये बड़े बेसिक से हैं वो तो, लेकिन असल जो है मेजर ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हमने टेस्ट करना है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका, उसमें हमारे अपने फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट का क्या रोल है, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट बांग्लादेश में, कुवैत में, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज में कोई चेंज आती है तो उसका पाकिस्तान की ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। अब ये इसके लिए हमें एविडेंस चाहिए लिटरेचर से कि क्या ये लिटरेचर इस पे क्या कहता है, लोगों ने क्या स्टडी किया है, उनके मेथड क्या हैं। वैसे मैं टेंटेटिवली आपको बता दूं, ये स्टडी क्योंकि इसके टॉपिक के अंदर डायनामिक का वर्ड भी है, ये डायनामिक एनालिसिस, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी मेथडोलॉजी लानी पड़ेगी जो स्टैटिक रिलेशनशिप नहीं बल्कि डायनामिक रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल गार्च मॉडल या ARDL, ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। तो ये डायनामिक मॉडल है, यानी जो टाइम बेस्ड, जिनके साथ टाइम बेस्ड, टाइम सीरीज बेस्ड एनालिसिस मौजूद होता है, या जिस तरह लॉन्ग रन रिलेशनशिप जो है वो
को इंटीग्रेशन की मदद से, मेथड से, या VAR जो हमने इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ा था, या और कई तरीके हैं। पर्पज ये है कि डायनामिक एनालिसिस या आश गाश मॉडल से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव। अब मैं ये तो हो गया जरा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और एक्सटेंडेड स्कोप के साथ। अब मैं आपको बड़े सिंपल से टॉपिक बताता हूँ। जैसे फर्ज करें आपके लेवल पे, आपने जिस लेवल पे अभी टॉपिक अपना डिफाइन किया है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और उनका डाटा और क्या चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ये देखें, अगर इस टॉपिक को देखें, स्टडीइंग द अवेयरनेस, टॉपिक में 2 तो वैसे नहीं आना चाहिए, लेकिन ये मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा इस लेक्चर का, इस डिस्कशन का पर्पस है कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना सिखाना है, तो ये समझाने के लिए सिर्फ 2 लिख दिया है। अदरवाइज टाइटल में स्टडीइंग द अवेयरनेस लेवल एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ ABC पॉलिसी। ABC पॉलिसी से मुराद क्या है कि मुख्तलिफ बैंकिंग सेक्टर की जो पॉलिसी, खास तौर पर फैसल बैंक की यहाँ बात हो रही है, तो फैसल बैंक ने पिछले कई सालों से कुछ अपना कैपिटल प्रिजर्वेशन प्लान या लीजिंग या इस्लामिक फाइनेंस के या कुछ प्रोडक्ट्स, इस्लामिक फाइनेंस की कुछ प्रोडक्ट्स, शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो उसके बारे में लोगों की अवेयरनेस क्या है और लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, अगर हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं, तो फिर स्कोप टाइटल का ये डिफाइंड है कि ये सिर्फ हम इस्लामाबाद में करना चाह रहे हैं, यानी वो बैंक ब्रांचेस जो इस्लामाबाद में हैं और वो क्लाइंट्स जो इस्लामाबाद की ब्रांचेस के साथ एसोसिएटेड हैं या कनेक्टेड हैं, उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप देखें, इसको पहले तो इसके देखें कि इसमें वेरिएबल्स क्या हैं और इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। वेरिएबल्स इसके अवेयरनेस और सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अब इसको टाइटल को देख के बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि सेकेंडरी डाटा तो नहीं यूज होगा, क्योंकि लोगों की बात है, लोगों के एटीट्यूड को जानना जरूरत है, तो उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा, क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा, लिकट स्केल या जो भी वटेवर, जिसको हम आगे हम इस कोर्स में जाके डिटेल से स्टडी भी करेंगे कि क्वेश्चनर क्या होते हैं और किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं वगैरह। तो इस टाइटल को सामने रख के इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। नंबर 1 ये देखें, टू स्टडी द अवेयरनेस लेवल ऑफ ABC पॉलिसी ऑफ फैसल बैंक इन इस्लामाबाद। अब देखना है टाइटल और इस ऑब्जेक्टिव में कितनी सिमिलैरिटी है। मैंने ये समझाने के लिए ऊपर भी 2 लिख दिया है, नीचे भी लिख दिया है, हालांकि टॉपिक में 2 नहीं होगा टाइटल में। तो इसी तरह, यानी इसमें आप देखें दो वेरिएबल्स हैं, अवेयरनेस और सेटिस्फेक्शन, लेकिन उनके दरमियान रिलेशनशिप की कहीं बात नहीं है। तो लिहाजा आप ये बात जहन में रखें, जो आपका टाइटल है, जो टॉपिक है, उसके मुताबिक आपके मेथड्स होंगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह रिग्रेशन आप लगा दें, हर जगह आप कॉजल रिलेशनशिप कह दें, DV IV तलाश करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। अब ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है स्टडीइंग द अवेयरनेस, तो स्टडीइंग का मतलब आप स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डाटा इकट्ठा करके आप देखते हैं कि क्या लोग अवेयर हैं या नहीं है, क्या अगर अवेयर हैं तो सेटिस्फाई है या नहीं है, या इन जनरल सेटिस्फाई है या नहीं है फैसल बैंक की सर्विसेज से। एक मिसाल के तौर पे लिया है, हमारा कोई फैसल बैंक से कोई लेना देना नहीं है इस सब्जेक्ट को, बिल्कुल एक एकेडमिक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए। तो ये आप देखें, तो इसको कहते हैं टू यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, इसको टू यूनिवेरिएट, क्योंकि हर वेरिएबल का अलग अलग से इंडिविजुअली एनालिसिस है। तो अवेयरनेस का एक मकसद ये है कि अवेयरनेस को समझना, किस चीज के बारे में, क्लाइंट्स की अवेयरनेस या कस्टमर्स की अवेयरनेस रिगार्डिंग या अबाउट जो फैसल बैंक की प्रोडक्ट्स के बारे में या कोई भी पॉलिसी है उसके बारे में। और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका टू स्टडी द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ उस पॉलिसी, जो भी ABC पॉलिसी है या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है या लीजिंग या जो भी क्रेडिट पॉलिसी है उनकी या लोन पॉलिसी है उसके बारे में। और इन इस्लामाबाद स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो इस तरह से एक टॉपिक को सामने रख के हम उसके ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। आगे देखें, अगला वही टॉपिक अब यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। ये 8 के बाद ये 9, इसको देखें और इसको देखें, दोनों में फर्क आप देखें। इसमें था टू स्टडी द अवेयरनेस लेवल एंड सेटिस्फेक्शन लेवल, लेकिन यहाँ पे देखें टू स्टडी, अब यहाँ पे 2 तो मैं काट दूंगा क्योंकि ये टाइटल में नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ था।
ये स्टडीइंग हम लिख सकते हैं, स्टडीइंग दी रिलेशन। अब जहाँ रिलेशन की बात की गई है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे कोरिलेशन और रिग्रेशन वगैरह की बात हो सकती है। कैसे होगी? एक हमारा जो यानी हम अपना आईक्यू यूज करें तो बड़ा क्लियर है। अगर लोगों को अवेयरनेस है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तभी आप उनसे पूछ सकते हैं कि वेदर दे आर सेटिस्फाइड और दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो आप सेटिस्फेक्शन का जो है सवाल क्यों पूछेंगे? तो लिहाजा इसके दरमियान एक तो अवेयरनेस और सेटिस्फेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी करनी है, रिसर्च करनी है, और फिर सेकंड स्टेज पे हमने ये देखना है कि इनके दरमियान कोई लिंक है या नहीं है। और ये कहाँ पे हम कर रहे हैं? इस्लामाबाद से रिलेटेड। अगर इसका स्कोप होना है तो लिहाजा इस्लामाबाद जो है वो एक फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। और वेरिएबल क्या है इसमें? अवेयरनेस, सेटिस्फेक्शन वगैरह। और फिर उनका रिलेशनशिप वो कई तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसी तरह फर्दर हम इसको एक्सपेंड करें तो फिर हमें मेथड की फर्दर समझ आएगी कि टी टेस्ट है, अगर एक वेरिएबल है, उसका मीन स्कोर है और डिफरेंट कैटेगरीज के अक्रॉस हमने इसका कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर हमने अवेयरनेस और सेटिस्फेक्शन की बात करनी है तो जाहिर है कि सिर्फ ये जेंडर बायस्ड बेस्ड स्टडी तो नहीं होगी। हम सिर्फ मेल रिस्पोंडेंट से तो डाटा नहीं इकट्ठा करेंगे, उसमें मेल भी होंगी, फीमेल भी होंगी, तो उनका कंपैरिजन करना जरूरी है कि क्या अवेयरनेस फीमेल में ज्यादा है और वो कितने सेटिस्फाइड हैं, मेल के अंदर अवेयरनेस ज्यादा है तो वो कितने सेटिस्फाइड हैं, कौन ज्यादा सेटिस्फाइड है, कौन कम है। तो यहाँ पे जेंडर का ऑटोमेटिकली चीज आनी जरूरी है और आ जाएगी। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को देखने के लिए टी टेस्ट और बाकी चीजें, मॉडरेशन, मीडिएशन, एनालिसिस भी आता है जब ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं। ये फिर जब हम आगे चलेंगे तो ये मैं बताऊंगा। अच्छा, अब आप देखें कि कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, ये टाइटल देखें, कुछ और टाइटल। ये एक टाइटल है, शिफ्ट एंड कंट्रोल BI। ये टाइटल है, ग्रीन मार्केटिंग अवेयरनेस एंड प्रेफरेंस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस स्कूल्स या अमंग द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ बिजनेस स्कूल। अगर हमारा ये टाइटल है तो जाहिर है इसमें हम एक तो ग्रीन मार्केटिंग के बारे में, क्या लोगों को अवेयरनेस है, लोग क्या समझते हैं, उनका अवेयरनेस लेवल कितना है। फिर ये कि उनके प्रेफरेंसेस क्या है, अगर उनको अवेयरनेस है तो उनके प्रेफरेंसेस लेवल क्या है, तो ये समझना। तो हमारी स्टडी के ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, टू आइडेंटिफाई द अवेयरनेस लेवल ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, अगर इफ इट इज रिलेटेड टू द फैकल्टी मेंबर्स, इफ इट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स देन वी विल राइट हियर स्टूडेंट्स। या हम कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग, तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि अवेयरनेस लेवल ऑफ द लिटरेट पीपल। तो टॉपिक और टाइटल में वो चेंजेस आ जाएंगी। इसी तरह उनके फिर प्रेफरेंस लेवल, टू आइडेंटिफाई, नंबर वन, टू आइडेंटिफाई द अवेयरनेस लेवल, टू आइडेंटिफाई द प्रेफरेंस लेवल। ये इस तरीके से हम ये करते हैं। और फिर आगे तीसरा ऑब्जेक्टिव, टू चेक वेदर अवेयरनेस एंड प्रेफरेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स डिफर with reference to their demographic variable, their demographic feature, nature, etc. तो जाहिर है इस किस्म के रिलेशनशिप में अनोवा और टू बाईवेरिएट एनालिसिस यानी टी टेस्ट वगैरह, दो कैटेगरीज का कंपैरिजन, और अगर दो से ज्यादा कैटेगरीज का कंपैरिजन है तो अनोवा वगैरह हम उसमें लगा सकते हैं। और अगर रिलेशनशिप की बात है तो फिर हम कॉज एंड इफेक्ट या कोरिलेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। आगे ये देखें, ये एक और टॉपिक है। ये मल्टीपल टॉपिक इसलिए चूज किए गए हैं क्योंकि अब आपने अपने टॉपिक चूज करनी है तो आप अपने अपने टॉपिक्स को सामने रख के अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिफाइन कर सकें। अब ये देखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग एकेडमिशियंस इन इस्लामाबाद। अब अगर हम स्टूडेंट्स का भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट को स्ट्रेस कब होता है? जब आपको मैं 4 असाइनमेंट इकट्ठी दे दूं कि ये 2 दिन के अंदर अंदर मुझे करके दें। अब इस किस्म के टॉपिक को स्टडी करने के कई तरीके हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम आपको प्रैक्टिकली, अगर आपके ऊपर मैं रिसर्च करूं, यानी स्टूडेंट्स के ऊपर अगर मैं रिसर्च करना चाहूँ रिलेटेड टू दिस एरिया, तो मैं 4 असाइनमेंट दे के तो आपका स्ट्रेस लेवल चेक कर लूं।
एक साइकोलॉजिस्ट को, साइकाट्रिस्ट को साथ मिला के आपको ओवरबर्डन करके तो आपका हर हफ्ते आपका चेकअप कर देंगे आप कितने स्ट्रेस में हैं, या आपके पेरेंट्स से पूछ लेंगे आप लोग कितने स्ट्रेस में हैं। हर हफ्ते आपको 4-6 असाइनमेंट्स मिल रही हैं, तो आपकी तबीयत कैसी है। तो एक तो ये तो हो गई, इसको कहेंगे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, क्वेश्चनर डिजाइन करके उसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएं और फिर ऑब्जर्व किया, यानी डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस पढ़े जाएं आपके रिस्पॉन्सेज से, तो फिर ये होगा परसेप्शन। इसको कहेंगे परसेप्शन अबाउट, यानी स्ट्रेस के बारे में जो हमारी परसेप्शन है। तो ये फर्क है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और परसेप्शन। तो ज्यादातर स्टडीज में ये एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादातर जो स्टडीज होती हैं जो एटीट्यूड से रिलेटेड या पर्सनैलिटी से पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेटेड, वो ज्यादातर परसेप्शन से रिलेट करती हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहें कि स्टूडेंट्स जो अपने घरों में अपने रूम में बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे जो रूम की विंडोज हैं वहां से लिजर्ड जो है वो अंदर आ जाती हैं। तो क्या मेल अगर पढ़ रहा है तो उसकी स्टडी पे क्या इफेक्ट होता है अगर उसकी नजर पड़ जाए लिजर्ड के ऊपर, और अगर फीमेल है तो उसकी नजर पड़ जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो उनसे हम पूछ लें कि आप पढ़ रहे हो और इधर से ये हो जाए, ऐसा हो जाए, लिजर्ड आ जाती है कमरे में, तो आप क्या फील करते हैं। तो वो आप उनसे हम 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस पूछ के ये अंदाजा करें कि वाकई ये स्ट्रेस में जाते हैं, इनके ऊपर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। या फिर ये है कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होगी कि आपके कमरे में लिजर्ड छोड़ दी जाए और फिर देखा जाए कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, और उसको उसको ऑब्जर्व करके नोट कर लिया जाए। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो ज्यादातर परसेप्शन के बारे में होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव उसके इस तरह से लिखे जाएंगे जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। टू स्टडी द कॉन्सेप्ट एंड द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, इसी तरह टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द वैल्यूज एंड बिलीफ वगैरह। इसी तरह टू असेस वेदर जेंडर एंड एज ऑफ फैकल्टी हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन हिज हर स्ट्रेस मैनेजमेंट या नहीं। तो ये वो तरीका है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं वाइल राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक और देख लें, एक और टाइप मल्टीपल एग्जांपल इसलिए हैं ताकि आपको करना आ जाए। ये देखें, एक ये टाइटल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन रिटेल बैंकिंग सेक्टर, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोकल एंड फॉरेन बैंक्स। या किसी का ये भी टॉपिक हो सकता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंक्स, ये भी हो सकता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे? ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे टू स्टडी द फैक्टर्स विच लीड टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जब हम कह रहे हैं टू स्टडी द फैक्टर, तो जाहिर है कि हमें फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। उन फैक्टर्स की मदद से फिर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि ये सेटिस्फेक्शन का वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, फैक्टर से क्या मुराद है? सेटिस्फेक्शन, या इनको कंस्ट्रक्ट भी हम कहते हैं, कि अगर सेटिस्फेक्शन के बारे में हमने जज करना हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के बारे में, तो हम उससे कई सवाल पूछेंगे। यहाँ पे रिटेल बैंकिंग के बारे में है तो बैंकिंग की फैसिलिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू विजिट द बैंक, क्या आपको क्यू में लगना पड़ता है? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ? आपको ज्यादा वेट करना पड़ता है? आपको वो फॉर्म खुद फिल करके देते हैं या आपको करना पड़ता है? गाइड करते हैं या गाइड नहीं करते? सामने स्क्रीन पे गाइडेंस आ रही होती है या स्क्रीन पे गाइडेंस नहीं है? इसी तरह सेपरेट आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है, नहीं रखा जाता? तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको मिला के एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द रिटेल बैंकिंग और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिटेल बैंकिंग। तो ये इस तरीके से, इसी तरह जब हम इस टॉपिक को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंक्स, तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि जब आपका अकाउंट जो है वो, आपकी सर्विसेज जो है वो इस्लामिक बैंक से एसोसिएटेड हैं, तो क्या इस्लामिक बैंक्स आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज दे रही हैं या कि कमर्शियल या कन्वेंशनल बैंक्स?
तो फिर आपके सेटिस्फेक्शन को अक्रॉस डिफरेंट बैंक्स देखा जाएगा। तो ज़ाहिर कंपैरिजन के लिए फिर और मेथडोलॉजी जो है वो दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर्स यानी इंडिकेटर्स को एनालाइज करना और फिर देखना कि जो सेटिस्फेक्शन का वेरिएबल है वो हमें क्या बता रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होगा, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, कि क्या ये जो फैक्टर्स आए हैं जो सेटिस्फेक्शन के हैं, क्या मेल फीमेल के अक्रॉस एक ही जैसा सेटिस्फेक्शन लेवल है या फर्क है। अगर इस तरह, अच्छा अगर ये जेंडर के अगेंस्ट है, जेंडर तो दो ही हैं मेल फीमेल, तो फिर तो टी टेस्ट होगा। लेकिन अगर एजुकेशनल कैटेगरीज हैं या कोई और एथनिक या सोशल या कोई और कैटेगरीज बनाई गई हैं जो दो से ज्यादा हैं, तो फिर एनोवा वगैरह और इस किस्म की मेथड जो है लगाए जाएंगे। और कंपैरिजन के लिए इसी तरह तीसरा ऑब्जेक्टिव होगा टू मेक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ करंट स्टेट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन कन्वेंशनल एंड इस्लामिक बैंक्स, या लोकल फॉरेन का कंपैरिजन है तो इन लोकल एंड द फॉरेन बैंक्स। इसी तरह ये बाकी, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स, ये डिफरेंट हमने टॉपिक डिस्कस किए, क्योंकि जाहिर है कि ये टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल्स के साथ इस तरह से इलस्ट्रेट नहीं किया होता, तो इसलिए ये सारे केसेस हमने किए हैं। तो आई होप इट इज हेल्पफुल। अब आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है जो ड्यू है, एक तो आपने वो 15 आर्टिकल्स का लिटरेचर रिव्यू करके देना है। Second, your assignment is now related to your topic which you have defined, which you have finalized. You will be writing appropriate objective statements, objectives of your study. ठीक है? So inshallah, you will be doing that and you will submit it. So please pay your attention to your topic, area of research, and the review which you have done, and keeping in view literature review, summary. Please write down appropriate objectives related to your topic. Thank you. Please do ask